Good morning, everyone. तो कल हमने चर्चा की थी भारतीय समाज की दो विशेषताओं पर, जिनमें से एक विवाद और एक परिवार। तो उनमें हमने देखा कि किस प्रकार से उनके कार्य, उनकी विशेषताएं बदल रही हैं, उनमें परिवर्तन आ रहे हैं, क्या उस परिवर्तन के कारक हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि निरंतरता बनाए रखने वाले कारक कौन से हैं। अब अगली विशेषता की बात करते हैं, जो है भारत में विविधता। अब जब हम विविधता को देखते हैं एक प्रश्न है आपका कि परिवार की आलोचना में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, हम बनाम उनका विभाजन। तो हमने ये कहा था कि मान लीजिए ये परिवार है आपका, 4 जनों का। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो समाज है परिवार के खंडों में विभाजित है। मान लीजिए ये समाज है, तो ये अनेकों परिवारों में विभाजित है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं हम बनाम उनका विभाजन, कि हम मेरा परिवार अलग है, आपका परिवार अलग है। तो चाहे वो संसाधनों को लेकर हो, चाहे वो एक दूसरे के साथ मान लीजिए कॉपरेशन को लेकर हो, तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम बनाम उनका विभाजन है, कि ये मेरा परिवार है, ये उनका परिवार है। तो कहीं ना कहीं जब हम एकता की बात करते हैं समाज में, तो ये परिवार उसको तोड़ता है, उसको खंडित करता है, क्योंकि अंततः सभी अपने परिवार को लेकर भावुक हैं, सभी अपने परिवार के लिए संसाधन जोड़ना चाहते हैं, और एकता का जो भाव है वो उस प्रकार से यहां पर नहीं दिखाई देता। चलिए, तो भारत में जब हम विविधता की बात करते हैं, तो आपको पता है कि चाहे हम भौगोलिक रूप में देखें कि भारत में कहीं आपके मैदान हैं, कहीं चट्टान है, कहीं आप देख सकते हैं कि पहाड़ हैं। इस प्रकार से भौगोलिक विविधता है। उसी प्रकार से यदि हम देखें, तो भारतीय समाज में चाहे भाषा हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, सभी क्षेत्रों में आपको अत्यधिक विविधता देखने को मिलेगी। तो भारत एक विविध देश है। अब इस विविधता से उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या हो सकती हैं? जैसे हमने परिवार के परिप्रेक्ष्य में कहा, हम बनाम उनका विभाजन, इसी प्रकार हम विविधता को लेकर कह सकते हैं कि दो धर्म के या अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच में संघर्ष हो सकता है। अलग-अलग भाषाओं से आने वाले लोगों के बीच में संघर्ष हो सकता है। तो ये जो विविधता है, ये समस्या उत्पन्न कर सकती है, संघर्ष की। अब यदि हम भारतीय समाज को देखें, तो भारतीय समाज में हमेशा से विविधता रही है। तो उसकी हमने दो बातें देखी थी, कि एक तो विविधता कम हुई है और साथ ही साथ विविधता बढ़ी है। कम कैसे हुई है? कि जो भी आपके मान लीजिए जनजातियां थी, या आप देखें कि कितनी भाषाएं भारत में थी, कितने अनेकों प्रकार से भाषाएं बोली जाती थी, अब वो भाषाएं लुप्त हो रही हैं। चाहे हम संस्कृति की बात करें, तो संस्कृति लुप्त हो रही है। संस्कृति में जो विविधता थी वो कम हो रही है। उसमें मैंने आपको उदाहरण दिया था जनजातियों का, कि जनजातियां अपनी भाषा छोड़कर अब हिंदी या दूसरी भाषाएं, दूसरी स्थानीय भाषाएं बोल रही हैं। इसी प्रकार से जनजातियों की जो संस्कृति थी, उनके जो धर्म थे, वो भी जो आपका हिंदू धर्म है, या जहां पर जो भी मेजॉरिटी में संस्कृति रही, उसके साथ वो मिल गई है, उसमें सम्मिलित हो गई है। तो आपकी विविधता कम हो रही है। साथ ही साथ यदि विविधता को बढ़ते हुए हम देखें, तो आप पाएंगे कि अब बाहर से दूसरी भाषाओं के लोग
दूसरी भाषाई मूल के लोग भारत में आ रहे हैं, अनेकों संस्कृति के लोग भारत में आ रहे हैं, या भारत से लोग बाहर जा रहे हैं। साथ ही साथ मास मीडिया के विस्तार के साथ आपको नई-नई चीजों के बारे में, अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। तो उस प्रकार से आपकी जो विविधता है, चाहे वो सांस्कृतिक विविधता हो, वो बढ़ रही है। पर अब यदि हम देखें कि भारत में जो विविधता है वो हमेशा से रही, कम हुई या ज्यादा वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो विविधता है वो हमेशा से है। अनेकों भाषाएं बोली जा रही हैं, अलग-अलग धर्म के लोग हैं, अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग जीवन शैली के लोग आपको यहाँ पर दिखते हैं। पर क्या वो कारक है कि ये विविधता होने के बावजूद भी भारत में एकता है? तो इसकी शुरुआत करने से पहले आप 2 बातों को देखेंगे, एक तो है एकता और एक है एकरूपता। यानी यूनिफॉर्मिटी। कि एक बात है एकता की, एकता यानी यूनिटी, और दूसरी है एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी। अब एकता जो आप समझते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक होने की भावना होना, उसे क्या कहेंगे? एकता। कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। वो कैसी भावना है? एकता की भावना। एक दूसरे की मदद करना, वो क्या दर्शाता है? एकता। तो एक आपका आइडिया है एकता का, और दूसरा आइडिया है एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी का। अब यूनिफॉर्मिटी जैसे आप उदाहरण ले, स्कूल की यूनिफॉर्म है, पुलिस की यूनिफॉर्म है, कि सभी एक जैसे दिखते हैं, सभी का एक रूप दिखना, उसको हम क्या कहेंगे? एकरूपता। कि सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि क्या जरूरी है कि एकरूपता से हम एकता की ओर जाएं? क्या जरूरी है यदि हम एक जैसे दिखेंगे, एक जैसी भाषा बोलेंगे, एक जैसा हमारा पहनावा होगा तो हमारे बीच एकता होगी? क्या आपको लगता है कि ये एकरूपता एकता के लिए अनिवार्य है कि नहीं? आपको क्या लगता है कि एकरूपता एकता के लिए अनिवार्य है कि नहीं? तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, एकरूपता अनिवार्य नहीं है एकता के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास है भारत। भारतीय समाज में हमेशा से विविधता है, पर एकता फिर भी बनी हुई है। हम अलग-अलग भाषा बोलते हैं, हम अलग-अलग तरीके का हमारा पहनावा है, अलग-अलग जातियों से लोग आ रहे हैं, अलग-अलग धर्म समुदाय से लोग आ रहे हैं, लेकिन एकता की भावना फिर भी बनी हुई है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि एकरूपता होना अनिवार्य नहीं है। एकरूपता नहीं होगी तो भी एकता हो सकती है, और उसका उदाहरण है भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी, सबसे बड़ा उदाहरण। इसी प्रकार से यदि आपको देखना हो कि एकरूपता होने के बावजूद भी संघर्ष है, एकरूपता होने के बावजूद भी एकता नहीं है, तो उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं पश्चिमी राष्ट्र। अब पश्चिमी राष्ट्रों को आप देखेंगे तो वहां पर मूल रूप से एक धर्म है, जो है ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। अब एक ही धर्म होने के बावजूद भी आपको वहां पर एकता उस प्रकार से नहीं दिखती। क्या वहां पर आपको संघर्ष नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। तो जो हमने कल चर्चा की थी या परसों चर्चा की थी, गांधी जी और टैगोर जी के विचार के बारे में, और टैगोर ने बात की, रविंद्रनाथ टैगोर ने बात की कि ये जो एकता है वो बनावटी है। ये एकता आपकी जैविक नहीं है। ये एकता आपकी नेचुरल नहीं है। कि ये जो लोग अलग-अलग समुदाय के लोग आके इकट्ठा हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो अंग्रेज हैं, इनको भारत से बाहर निकालना है, इनका राज खत्म करना है। और उन्होंने कहा था कि तब क्या होगा जब ये अंग्रेज हैं वो भारत असल में छोड़ देंगे? क्या होगा जब ये अ, लोग जो इकट्ठे हुए हैं अंग्रेजों को निकालने के लिए, वो अपना कार्य पूरा कर लेंगे, अंग्रेजों को बाहर निकालने का? और उन्होंने कहा था कि ये जो बनावटी एकता है, जिसको मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कहा जाता है,
समाजशास्त्र की भाषा में, पर आपको टेक्निकल शब्द की आवश्यकता नहीं है। आप ये समझे कि वो बनावटी है, क्योंकि किसी एक फॉरेनर को, किसी एक विदेशी शक्ति को बाहर निकालने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। और जैसे ही ये विदेशी शक्ति बाहर चली जाएगी, तो फिर क्या होगा? क्या फिर ये एकता बनी रहेगी? तो टैगोर जी ने कहा था कि ये एकता खत्म हो जाएगी, ये एकता टूट जाएगी और लोग वापस अपनी जाति को लेकर, धर्म को लेकर आपस में लड़ेंगे। और आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक यही हुआ। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम एकता और एकता की बात करते हैं, तो एकता को आप डाइवर्सिटी यानी विविधता के नज़रिए से देख सकते हैं, विविधता के मॉडल से देख सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको एकरूपता यानी यूनिफ़ॉर्मिटी के मॉडल से देख सकते हैं। अब एकरूपता मॉडल के सबसे पहले आप नुकसान देखें। हमने कहा कि ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि एकरूपता के कारण एकता हो मिले। इसी के साथ-साथ एकरूपता मॉडल के एकरूपता मॉडल के कोई और आलोचना आप बता सकते हैं कि और क्या समस्या है कि सभी एक जैसे दिखें, सभी एक जैसे हों, उससे उत्पन्न होने वाली और क्या समस्या हो सकती है? जल्दी से बताएँ। अभी आपने कहा है कि भेदभाव होगा। एक बार ज़रा आप बताना चाहेंगे कि कैसे भेदभाव बढ़ेगा एकरूपता होने से? बिल्कुल ठीक। अ, शिवंजय, आदित्य, शबनम, ऋषिका, तो आप लोगों ने कहा कि ये एकरूपता होने से हमारी विविधता का क्या होगा? जब यदि सब एक जैसी भाषा बोलने लगेंगे, सभी एक जैसे कपड़े पहनने लगेंगे, एक जैसे दिखने लगेंगे, फिर हमारी जो विविधता है, जो हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उसका क्या होगा? क्योंकि फिर लोग अपनी भाषा छोड़ देंगे और वो भाषाएं लुप्त हो जाएंगी, जो भारत के केस में हुआ है। और ना केवल भारत में, जब हम ग्लोबलाइजेशन या आगे चलकर भूमंडलीकरण पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि भूमंडलीकरण का ऐसा सांस्कृतिक प्रभाव है कि एक रूपता समाज में आने लगती है, कि सभी एक जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, सभी एक जैसी भाषाएं बोलने लगते हैं, जो हमारी विविधता को और सांस्कृतिक विरासत को ठेस पहुंचाती है। जो आपने भेदभाव की बात की थी अब, तो आप उसको असल में वो उल्टा पॉइंट है। उसका उसको आपको इस प्रकार से यूज़ करना है कि जब हम एकरूपता को देखते हैं, तो भेदभाव खत्म हो गया। फिर किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी का भाषाई मूल, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि सब एक जैसे हैं, एक समान हैं। जो स्कूल में यूनिफ़ॉर्म है, उसके 2 कारण हैं यूनिफ़ॉर्म होने के, कि एक तो डिसिप्लिन रहे और साथ ही साथ दूसरा कारण उसका ये है कि किसी से भी भेदभाव ना हो, सब एक जैसे दिखें, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा? अन्यथा क्या होगा? कि जो अमीर घरों से, जो अच्छे परिवारों से आ रहे हैं, अमीर परिवारों से आ रहे हैं, वो बेहतर कपड़े पहनेंगे, वो बेहतर दिखेंगे। वहीं जो दूसरे परिवारों से आ रहे हैं, उनके पास उतने रिसोर्सेज़, उतने संसाधन नहीं होंगे रोज़ बदल कर कपड़े पहनने के। तो कहीं न कहीं वो एक भेदभाव महसूस करेंगे। तो वो भेदभाव ना हो, ये भी कारण है एक यूनिफ़ॉर्म होने का स्कूल में। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि एक रूपता मॉडल की समस्याएं क्या है, कि एक तो अनिवार्य नहीं है कि एक रूपता से एकता पहुंचे। और इसमें आप उदाहरण के लिए कोई भी पश्चिमी समाज देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि आपकी जो विविधता है, उसका क्या होगा। और खास तौर पर आप देखें कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जब भी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आमतौर पर क्या होता है कि जो मेजॉरिटी है, उसका उसके जो विचार हैं, वही सबके द्वारा अपनाए जाते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी किसकी सरकार बनेगी, मेजॉरिटी डिसाइड करेगी किस प्रकार के लॉ बनेंगे। तो ऐसे में माइनॉरिटीज़ जो आपकी हैं, उनका क्या होगा? तो उस समस्या को भी आप यहाँ पर विविधता से जोड़कर देखेंगे। खास तौर पर
आपकी जो माइनॉरिटीज हैं उनके केस में। इसी प्रकार से यदि हम विविधता मॉडल पर आते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि विविधता होने से भी कुछ ये अनिवार्य नहीं है कि आप एकता तक जाएं, कि समाज में एकता हो विविधता होने से। कैसे? कि क्या भारतीय समाज में आपको संघर्ष नहीं दिखाई देता? क्या सांप्रदायिकता के रूप में आपको सामाजिक समस्याएं यहां पर नहीं दिखाई देती? बिल्कुल दिखाई देती हैं। उसी के साथ-साथ विविधता होने के कारण भेदभाव बढ़ेगा, क्योंकि फिर आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो सामाजिक पहचान है, वो बीच में आएगी। इसीलिए आप देखते हैं थोड़ा-सा बाहर जाएँगे इससे, इसीलिए आप देखते हैं कि जब पश्चिमी राष्ट्रों की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक सिटिज़नशिप का कॉन्सेप्ट है। सिटिज़नशिप भारत में भी है, हर जगह, हर राष्ट्र में है। जो भी राष्ट्र है, तो उसमें वहाँ पर सिटिज़नशिप का आइडिया तो है ही, नागरिकता का। तो वहाँ पर जो नागरिकता है, वो पॉलिटिकल है, राजनैतिक है। मतलब ये है कि जो राष्ट्र है, जो राज्य है, उसके लिए सभी सिटीजन, सभी नागरिक केवल नागरिक हैं। उनकी जो सामाजिक पहचान है, वो राष्ट्र के और उस व्यक्ति के बीच में नहीं आएगी। इसी प्रकार से जब हम भारत में देखते हैं, तो भारतीय संविधान भी आपको बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है कि किसी के साथ भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी की भी जाति या अन्य किसी सामाजिक पहचान के कारण। पर साथ-साथ भारतीय संविधान उनकी सामाजिक पहचान को खोने नहीं देता। भारतीय जो आपका संविधान है, उनकी सामाजिक पहचान को बनाए रखता है। तभी आप देखते हैं, चाहे वो आपका जाति हो, चाहे वो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, चाहे वो आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, वो उनकी बात करता है। तो इसीलिए जब आप भारतीय संविधान को देखते हैं, तो वो परफेक्ट बैलेंस है। ना तो वो केवल एकरूपता की बात करता है, ना वो केवल विविधता की बात करता है। वो कहीं न कहीं आपको बीच में पाया जाएगा। इसी प्रकार से भारतीय जो संविधान है, वो आर्टिकल 44 के तहत, अनुच्छेद 44 के तहत बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की। अब उसकी बात ये है कि पहली चीज़ तो ये कि अभी डिस्कशन में है, अभी उस पर चर्चा हो रही है, उस पर डिबेट हो रहा है कि समान नागरिक संहिता हो, नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि समान नागरिक संहिता में क्या-क्या आएगा? क्या-क्या लक्षण हैं जिनकी हम बात करेंगे, जिनमें हम एकरूपता देखना चाहते हैं, उसकी बात अभी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। तो जब तक वो मैटर नहीं आता कि वो विवाह से लेकर है, विवाह विच्छेद को लेकर है, या वो अन्य संस्कृति के आपके सांस्कृतिक पहलुओं को लेकर है, अभी उसकी बात नहीं हुई है। तो जब तक वहां पर क्लैरिटी नहीं आएगी, सरकार के द्वारा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया जाएगा, तब तक हम उसकी आलोचना या उसका फेवर हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि यदि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी कोई प्रश्न आ रहा है, तो वो प्रश्न या तो पेपर 1 में विविधता से जोड़कर और एकरूपता से जोड़कर आएगा, या फिर वो पेपर 2 में आर्टिकल 44 के महत्व पर आएगा। क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं दी गई है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो समान नागरिक संहिता है, उसके क्या-क्या बात है। हाँ जी, ऋषिका, आपकी बात सही है, पर अभी हम नहीं उसकी बात कर रहे। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात ना कर कर हम समाज तक अपने आप को सीमित रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, समान नागरिक संहिता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर वो प्रत्यक्ष रूप से समान नागरिक संहिता पर नहीं होगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता अभी नहीं आई है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको दोनों मॉडल समझ में आ गए कि एकता तक यदि हमें पहुंचना है, तो हम विविधता के माध्यम से पहुंच सकते हैं, और एकता तक यदि हमें पहुंचना है, तो हम एकरूपता के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि भारतीय समाज में हमेशा से विविधता रही है, और हमने कहा कि विविधता होने के बावजूद भी एकता बनी हुई है। तो इसीलिए हमें यह देखना है कि जिनके कारण क्या वो कारक हैं जिनकी वजह से
विविधता में भी एकता है भारतीय समाज में। कि विविधता होने के बावजूद भी भारतीय समाज में एकता बनी हुई है। क्या ऐसा कोई कारक आप बताना चाहेंगे? क्या आपके पास कोई उदाहरण है कि ये कारक है जिसकी वजह से विविधता में एकता बनी हुई है भारतीय समाज में? जल्दी से सोचें। भेदभाव से एकता नहीं है, ये हमने जो आपका विविधता और एकरूपता मॉडल है, उनकी आलोचना की है कि यदि विविधता की हम बात करें, अगर विविधता होगी, एकरूपता नहीं होगी, तो आपके जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भेदभाव हो सकता है। राष्ट्रवाद, आपका संविधान बहुत बढ़िया। भारतीय होने का जो भाव है वो बिल्कुल ठीक। उसके अलावा जो हमारी संस्कृति है वो, लेकिन यहां पर मैं यदि प्रश्न उठाऊं कि हम भारत में यदि संस्कृति की बात करते हैं भारतीय समाज में, तो जो विभिन्न समुदाय हैं उनकी संस्कृति, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग-अलग है। सब अलग-अलग भाषा बोलते हैं, सबके अलग-अलग रीति-रिवाज हैं। युद्ध होने पर विविधता में एकता देखी जा सकती है। ठीक है, क्रिकेट से भी आप देख सकते हैं, यदि आप क्रिकेट की बात करें, अभी चल रहा है, तो वहां भी आपको विविधता में एकता दिखेगी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक और आपके पूर्व से लेके पश्चिम तक सभी इंडियन क्रिकेट टीम को ही सपोर्ट करते हैं। ओके। हिंदू रिलीजन बिल्कुल ठीक है, अभी एक-एक करके सभी पर आएंगे। भाषा को हम नहीं बोल सकते और भाषा को कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भाषा यदि हम देखें तो भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत अधिक विविधता है भाषा की। एक निश्चित भूभाग बिल्कुल ठीक, फेस्टिवल बहुत बढ़िया। चलिए, तो यदि हम भारतीय समाज में विविधता में एकता देखें तो सबसे पहले तो आ गया आपका भारतीय संविधान। लेकिन ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान बहुत बाद में आया है और ये जो एकता है भारतीय समाज में वो शुरू से बहुत पहले से बनी हुई है। गलत नहीं है पॉइंट, लेकिन आप देखिए कि भारतीय संविधान कब आ रहा है, आपकी आजादी के बाद आ रहा है। और एकता जो भारतीय समाज में है विविधता होने के बावजूद भी, वो बहुत पहले से प्राचीन काल से बनी हुई है। तो भारतीय संविधान जो पूरे भारत को, भारतवर्ष को एक यूनिट बताता है, सभी के लिए समान रूल है, सभी के समान जो मौलिक अधिकार हैं, सभी के समान मौलिक कर्तव्य हैं, सभी व्यक्तियों के, तो वो एकता लाता है। इसी प्रकार से आप देखें तो भारतीय समाज में जो एक जो जो भारत है, पूरे भारत भर में आप देखेंगे कि वो एक मार्केट है और जीएसटी के आने के बाद से वो और ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक आप की समान टैक्सेशन है, एक समान जो आपके कर हैं भारत भर में, वो और ज्यादा आपको दिखाता है कि कैसे भारतीय जो मार्केट है, जो भारतीय बाजार है और अर्थव्यवस्था है, वो पूरी जुड़ी हुई है। इसी के साथ-साथ आप देखिए, आपका भारतीय संविधान आपको कहता है कि भारत में आप कहीं भी, आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, लेकिन कहीं भी आप नौकरी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कहीं भी आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पर यहां पर ध्यान रखेंगे कि हर जगह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको आपने शेड्यूल्ड एरिया बताया है, तो वो आपके एक्सेप्शन है, वो अपवाद हैं। लेकिन जनरली आप देखें तो भारतीय संविधान सबको एक साथ जोड़कर रखता है और भारतीय अर्थव्यवस्था भी। उसी के साथ-साथ आपने उदाहरण दिया त्योहारों का। तो आप यदि फेस्टिवल देखें, जैसे दशहरा का फेस्टिवल है, तो उसको आप देखिए तो पूरे भारत भर में दशहरा को मनाया जाता है, दिवाली को मनाया जाता है। हाँ, सबके रिवाज अलग-अलग हो सकते हैं कि किस प्रकार से वो उसको बनाते हैं, पर जो फेस्टिवल है, जो त्योहार है, वो सभी मनाते हैं। और त्योहार ना केवल अ, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, बल्कि आप देखेंगे कि हर समुदाय के लोग हर त्योहार मनाते हैं। जैसे आप उदाहरण लें केरल का, केरला का।
तो वहां पर आप पाएंगे कि जो कोई भी एक त्योहार है, मान लीजिए विशु है एक फेस्टिवल, वो वहां का स्थानीय त्योहार है, तो हिंदुओं का फेस्टिवल है, हिंदुओं का त्योहार है, पर फिर भी उसको सभी अन्य समुदाय के लोग भी मनाते हैं। इसी प्रकार से आप देखें कि अ, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, हर समुदाय, हर संप्रदाय के लोग उन त्योहारों को मना रहे हैं, उन फेस्टिवल्स को मना रहे हैं। तो वो भारतीय समाज में एकता को बढ़ाता है। उसी के साथ-साथ आप बात करें जाति की पहले। अब जाति व्यवस्था भारत भर में हर जगह है। तो चाहे आप उत्तर में देखें, दक्षिण में देखें, पूर्व में देखें, पश्चिम में देखें। ना केवल भौगोलिक क्षेत्र में, बल्कि आप पाएँगे कि जो दूसरे धर्म हैं, वहाँ पर भी आपकी जाति प्रथा पहुँच गई है। तो चाहे आप इस्लाम लें, इस्लाम धर्म लें, चाहे आप ईसाई धर्म लें, वहाँ पर भी भारतवर्ष में, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो आपकी जाति व्यवस्था है, वहाँ तक भी चली गई है। धर्म परिवर्तन हो गया है, लेकिन अपनी जाति लोग साथ लेकर गए हैं। जाति की पहचान साथ लेकर गए हैं। तो जाति व्यवस्था भी भारतीय समाज में एकता बनाए रखती है। इसी प्रकार से आपने कहा कि भारत एक अ, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है। तो ऊपर आपकी जो हिमालयाज़ हैं, वो और नीचे आपका इंडियन ओशन, वो इसको एक अलग यूनिट बना देता है। तो जो आपका ऊपर नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक हिमालयाज़ हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका ये पेनिनसुला है, जो 3 ओर से 3 तरफ से आप कह सकते हैं कि समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये भारत को एक अलग भौगोलिक क्षेत्र बना देता है, बाकी जगहों से, बाकी देशों से, वहाँ से अलग करता है। उसके बाद हम देखेंगे धर्म को। अब भारत में जो मेजॉरिटी रिलीजन है, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जो जो जिस धर्म का अनुसरण करते हैं, वो है हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि आपके 4 धाम हैं। 4 धाम कौन से? उत्तर में आपका बद्रीनाथ, यहीं पर आपका वेस्ट में द्वारिका, इसी प्रकार से ईस्ट में या पूर्व में पुरी, जगन्नाथपुरी, और वहीं दक्षिण में आपका रामेश्वरम। तो आप पाएँगे कि जो हिंदू धर्म में जो आपकी आपका रिवाज है कि एक उम्र के बाद, एक आयु के बाद आपको सभी चारों धाम की यात्रा पूरी करनी है। तो उससे भी भारत में आप देखेंगे कि एकता बढ़ती है, क्योंकि कोई भी यदि उस 4 धाम की यात्रा पूरी करेगा, तो वो पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्र वहाँ पर कवर करेगा। उसके बाद आपने कहा भाषा। अब भाषा हम देखें तो भाषाई विविधता बहुत अधिक है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ भाषाएँ हैं, जो अन्य भाषाओं के मूल में हैं। जैसे आप देखें कि उत्तरी भारत में आते हैं तो हिंदी के मूल से निकली अनेकों भाषाएँ हैं, उसी के डायलेक्ट्स हैं। इसी प्रकार से जो आप दक्षिण की भाषाओं की बात करेंगे, एक मूल की भाषा है। सभी भाषा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि एक मूल की भाषा है। इसी प्रकार से आप संस्कृत की बात करें, अपने धार्मिक ग्रंथों की बात करें, तो उनसे भी आप पाएँगे कि भारत में एकता बनी हुई है। 4 धाम आपको याद नहीं करने, केवल उदाहरण है। अगर आपको देखने हैं, तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में आपका ऊपर हिमालयाज़ में एक है। फिर आप देखेंगे कि गुजरात में आपका द्वारिकाधीश है, उड़ीसा में पूर्व में जगन्नाथपुरी है, और आपका पश्चिम में तमिलनाडु में रामेश्वरम है। देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे कि उसके रिलीजन या उसके धार्मिक कारणों से दूसरे धर्म के लोग दिवाली को मनाते हैं, नहीं। लेकिन जो एकता की भाव है, एक होने का जो भाव है, उसके कारण लोग सभी त्योहार मनाते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके एरिया में एक धर्म के लोग केवल अपना त्योहार मनाते हों, लेकिन हमें जनरल देखना है। हमें अपवाद को नहीं देखना। ठीक है। हाँ जी, तो हमने क्या कहा कि भारतीय समाज में कुछ कारकों के कारण आप देखते हैं कि विविधता होने के बावजूद भी एकता है। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक एब्सोल्यूट, जो हम कल बात कर रहे थे, एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट स्टैंड नहीं लेना।
क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय समाज में संघर्ष भी है। हम देखते हैं कि जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि जो आपके साउथ में स्टेट्स हैं, जो आपके दक्षिण भारत में राज्य हैं, वो एक मूल की भाषाओं से उनकी भाषाएँ निकली हैं। पर फिर भी आप देखते हैं कि उन राज्यों में क्या संघर्ष नहीं है? कहीं पर नदी के पानी को लेकर संघर्ष है। इसी प्रकार से यदि हम उत्तर में बात करें तो वहां पर भी आप देखते हैं कि संघर्ष है। तो जो भाषा एकता का कारण बनता है वही संघर्ष का कारण बनता है। इसी प्रकार से यदि जाति को हम देखें तो जो जाति व्यवस्था है उसने एकता बनाई है कि पूरे भारत भर में जातियां हैं, पर उस जाति के कारण संघर्ष भी है जो एकता में दरार डालती है। इसी प्रकार से हमने भारतीय संविधान में बात की कि आपके पास एक्सेप्शंस है। बहुत जगह जो आपका भारतीय संविधान है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। उसी प्रकार से यदि धर्म की बात करें तो क्या विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच संघर्ष नहीं है? बिल्कुल है, सांप्रदायिकता के रूप में। तो यही आपके पॉइंट्स रहेंगे, जैसा मैंने पहले बताया कि पॉइंट्स आपके यही रहेंगे, कारक आपके यही रहेंगे, उनको दोनों नजरिए से देखना है। कैसे वो एकता को बढ़ावा देते हैं और वो कैसे एकता में दरार डालते हैं, दोनों तरीके से उसे आपको देखना है। जाति से एकता बताया कि जो जाति व्यवस्था है, वो पूरे भारत भर में है और ना केवल एक धर्म में, बल्कि दूसरे धर्मों में भी है। ईस्ट में जगन्नाथपुरी है। हाँ जी, जैसे आप और दूसरे उदाहरण दे रहे हैं कि जो आपके शिक्षण संस्थान हैं, वो भी एकता लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं कि एक समान शिक्षा है, एक प्रकार की शिक्षा है। उसी प्रकार से अच्छा जाति से एकता बता दिया। उसी प्रकार से आप देखें जो हमने जैसे अभी कहा कि नदी के पानी को लेकर संघर्ष है, पर यहीं आप पाएँगे कि जब हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं कि भारत एक भूभाग है अलग से, जिसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। वैसे उसमें हिंदू कुश जो आपके माउंटेन्स हैं, वहाँ से लेकर नीचे तक आता है, पर अब आप देखते हैं कि जो अ, नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, उससे अब वो सीमित हो गया है। लेकिन आप देखते हैं कि जो भौगोलिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो एक दूसरे पर निर्भरता है क्योंकि आपके बहुत सारे राज्य हैं वो कैश क्रॉप्स उगाते हैं। रबर जैसे जो रबर की वो है उसके उसी के साथ साथ जैसे अर्कानेट प्लांटेशन है यानी सुपारी की जो कृषि करते हैं पर फिर भी उन्हें अगर जैसे साउथ की बात करें प्लेटू की तो वहां पर वो अर्कानेट यानी आपका जैसे सुपारी की वो कृषि कर रहे हैं पर खाने के लिए उन्हें चाहिए राइस यानी चावल। तो उनकी निर्भरता किस पर है? उनकी निर्भरता है आपके दूसरे राज्यों पर या दूसरे क्षेत्रों पर। चाहे हरियाणा ले लें आप, पंजाब ले लें, जो राइस ज़्यादा उगाते हैं, चावल की खेती, धान की खेती ज़्यादा करते हैं। तो इसी प्रकार से आप पाएँगे कि हर क्षेत्र की निर्भरता दूसरे क्षेत्र पर है। चाहे वो नदी के पानी को लेकर आप देख लें, क्योंकि हर जगह तो नदी नहीं है, पर फिर भी सिंचाई आपको हर जगह करनी है, पानी आपको सब जगह पहुँचाना है, तो चाहे नहर बनाकर आप वो पानी पहुँचाएँ, तो वो भी सब एकता का प्रतीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ कारक हुए जो भारतीय समाज में विविधता होने के बावजूद भी एकता बनाए रखते हैं। तो हमने उसको ये दोनों पहलुओं को देखा कि कैसे वो एकता को बनाते हैं और कैसे वो एकता को तोड़ते हैं। अब प्रश्न देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वैसे ये डिस्कस हो गया है अ, अभी आपके दोनों मॉडल कि भारत को एकता के एक रूपता मॉडल के बजाय समग्र संस्कृति मॉडल या विविधता मॉडल की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। अभी-अभी हमने चर्चा की कि यदि हमें एकता लानी है, यदि हमें एकता तक पहुंचना है तो 2 तरीके हैं। या तो आप एकरूपता के ज़रिए जाएँ या फिर आप विविधता के ज़रिए जाएँ। तो हमें ये बताना है, प्रश्न ये पूछा है कि जो आपका समग्र संस्कृति या फिर आप जिसको विविधता मॉडल कह सकते हैं, कि विविधता मॉडल ज़्यादा आवश्यक क्यों है भारत के लिए? विविधता मॉडल क्यों ज्यादा आवश्यक है भारतीय समाज में एकता लाने के लिए एकरूपता मॉडल की बजाय? तो आप समझ गए कि जो आपका बॉडी पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें आपको विविधता मॉडल की विविधता मॉडल की का महत्व आपको लिखना है।
विविधता मॉडल का महत्व आप बॉडी पार्ट में लिखेंगे। उसके बाद आप यदि प्रश्न को देखते हैं तो ये प्रश्न अपने आप क्लियर कर रहा है कि आपका एक एकरूपता मॉडल है, एक समग्र संस्कृति मॉडल है, एक विविधता मॉडल है। तो ये जो एकरूपता मॉडल है, इसकी जो आलोचना है, की आलोचना भी आप बॉडी में यहां पर लिखेंगे। साथ ही साथ दूसरी बात यह है, साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि भारत में हमेशा से विविधता मॉडल रहा है, कि भारत में हमेशा से विविधता है फिर भी एकता बनी हुई है। तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए इंट्रोडक्शन से ही आप भारत का उदाहरण लेकर या प्राचीन भारत से लेकर आप आ सकते हैं समकालीन भारत तक, कि एकता हमेशा बनी हुई है और विविधता भी हमेशा है। तो आप उदाहरण के तौर पर इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। उसी प्रकार से कोई दूसरी इंट्रोडक्शन आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, अजय, आप ठीक कह रहे हैं कि आपने जो कहा कि विविधता के कारण भी बता सकते हैं। आप विविधता के कारण तो यहाँ पर नहीं पूछे हैं, लेकिन आप यहाँ पर विविधता का उल्लेख ज़रूर कर सकते हैं, कि भारतीय समाज में किस प्रकार से काफ़ी विविधता है। क्योंकि विविधता है और उसको बचाना है, वही विविधता मॉडल का महत्व है। जो हमने अभी चर्चा की कि भारत में विविधता है और उस विविधता को बनाए रखना है। यही उसका महत्व है। तो आप बता सकते हैं कि विविधता किस प्रकार से भारतीय समाज में है। तो विविधता का उल्लेख आप इंट्रोडक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ आपके ज़हन में आ रहा हो इंट्रोडक्शन को सोचकर? ये क्वेश्चन आपको लिखना है 200 शब्दों में। जल्दी से सोचें, और क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है? देखिए, हमें पता है कि बॉडी में हमें विविधता मॉडल के महत्व को बताना है और एकरूपता मॉडल की आलोचना भी करनी है साथ-साथ। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि एकरूपता मॉडल से भी तो एकता आ सकती है। प्रश्न कह रहा है कि विविधता मॉडल से एकता तक जाओ, लेकिन हमें यह पता है कि एकरूपता मॉडल से भी तो एकता आ सकती है। तो जो आपका कंक्लूजन है या इंट्रोडक्शन है, इन दोनों में से एक जगह आप एकरूपता मॉडल के बारे में भी तो बता सकते हैं कि कैसे एकरूपता मॉडल से आप एकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं दोनों का बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एकरूपता होनी चाहिए। कोई उदाहरण दे सकता है? जल्दी से कोई उदाहरण दो कि जहां पर एकरूपता होना जरूरी है, क्योंकि कल के अखबार में भी ये बात लिखी गई थी। आप चाहे एजुकेशन की बात कर लें तो उसमें एक प्रकार की एकरूपता होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, क्राइम की बात करते हैं, तो क्या उसमें सबके लिए समान पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं? और उत्तर है बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं नौकरी देने की या किसी और कार्य की, तो क्या वहां पर सब बराबर होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होने चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि एकरूपता मॉडल से भी का भी कुछ ना कुछ महत्व है। उसको बहुत संक्षेप में बताना है क्योंकि आप केवल कंक्लूड कर रहे हैं। 200 शब्दों का प्रश्न है, तो 200 शब्दों के प्रश्न में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज्यादा बड़ा नहीं होगा। बॉडी पार्ट को सबसे ज्यादा वेटेज देनी है। ध्यान रखें, 150 या 200 शब्द का प्रश्न है, ये उत्तर यदि आपको लिखना है तो इसमें बॉडी को ज्यादा आप वेटेज देंगे, 90% तक, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत छोटा लिखना है। अदरवाइज आपके पास शब्द खत्म हो जाएंगे। और यहीं यदि 250 शब्दों का प्रश्न है तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को भी 10-10% देना है, यानी बॉडी को आप मोटा मोटी 80% के आसपास देंगे। अब गिन के नहीं देना कि इतने शब्द में ये लिखा, लेकिन एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन और प्रॉपर कंक्लूजन होना वहां पर इंपॉर्टेंट है। 1887 की क्रांति तो मुझे नहीं पता। अच्छा, 1857 की क्रांति नहीं, 1857 की क्रांति आप या फिर कोई भी उदाहरण देकर लिख सकते हैं। चाहे आप ये बता सकते हैं कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही विविधता के साथ-साथ एकता बनी हुई है।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपका शिवा, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि भारत में एकरूपता की बजाय विविधता ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि विविधता बचाना ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर पर होता ये है कि जब हम एकरूपता मॉडल की ओर जाते हैं, तो जो आपके बहुसंख्यक हैं, उन्हीं की संस्कृति, उन्हीं के विचार बाकी सभी पर थोप दिए जाते हैं। तो वो हमें होने से रोकना है, इसलिए विविधता ज़रूरी है। कैसे लिखना है? देखिए, आप अभी आप ये सबसे पहले देखिए कि आपने कितने उत्तर अभी तक लिखे हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं लिख नहीं पा रहा, इसका मतलब आप प्रयास नहीं कर रहे। आपको स्टार्ट करना है लिखना। पहले दिन में, 1 दिन में कोई भी आंसर राइटिंग मास्टर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट सभी अलग-अलग हैं। क्योंकि कोई स्टूडेंट कुछ वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, जिनने 1-2 मेंस भी लिखे हों। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, तो सबका लेवल अलग-अलग है। लेकिन आपको ये देखना है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। हमें पता है कि जब तक उत्तर लेखन का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उत्तर लेखन नहीं आएगा। इस बात को आप बिल्कुल गाँठ बाँध लें। इस बात को आप ध्यान रखें। तो जैसे-जैसे आप प्रयास करेंगे, वैसे-वैसे आपके लिए चीज़ आसान हो जाएगी। जब पहले दिन आपने पढ़ाई शुरू की होगी, तो मुश्किल लगा होगा। या पहले दिन आप कोई भी काम करते हैं, तो वो मुश्किल लगेगा। पर धीरे-धीरे जब आप उसको रोज़ करने लगेंगे, जब आप रोज़ रूटीन में आएँगे, तो वही काम आपको आसान लगने लगेगा और वही हमें आंसर राइटिंग के साथ करना है। तो आप प्रयास करें, आपको ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न के बारे में क्या नहीं पता। हमने एकरूपता मॉडल अभी पढ़ा, हमने आपका विविधता मॉडल अभी पढ़ा, दोनों की हमने आलोचना की, दोनों का हमने महत्व देखा। प्रश्न ये कह रहा है कि आपको महत्व ज़्यादा देना है विविधता मॉडल को। तो आप क्या करेंगे? बॉडी में आप विविधता मॉडल के महत्व के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एकरूपता मॉडल के 1-2 आलोचना के पॉइंट भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके अलावा हमें पता है कि एकरूपता मॉडल से भी तो एकता आ सकती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एकरूपता होना, यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आपको 2-3 तरीके की इंट्रोडक्शन बता दी। आपको ऐसा फिक्स इंट्रोडक्शन भी नहीं बताया कि यही लिखना है। आपको 2-3 तरीके से बता दिया। या तो आप देख लें भारतीय समाज को प्राचीन से कि प्राचीन भारत से आप आ जाएँ समकालीन भारत की ओर और आप पाएँगे कि हमेशा से विविधता रही है, विविधता कम या ज़्यादा होती रही है, पर एकता हमेशा बनी हुई है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है अगर कंक्लूजन की कोई दूसरे प्रकार से सोचना है, तो आप सोच सकते हैं कि हमें पता है कि विविधता मॉडल महत्वपूर्ण है, लेकिन विविधता मॉडल की जो आपका विविधता मॉडल है, उसकी आलोचना भी तो आप कर सकते हैं संक्षेप में, कि भई विविधता मॉडल तो ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है, भारत में होना चाहिए, पर विविधता होने के कारण समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। पर विविधता होने के कारण समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। तो कोई भी किसी भी संघर्ष का 2-3 संघर्ष का उदाहरण दे दें कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच संघर्ष, विभिन्न भाषाई मूल के लोगों के बीच संघर्ष। तो आपने देखा कि जो प्रश्न है, प्रश्न ही आपको 2-3 तरीके के इंट्रोडक्शन, 2-3 तरीके के कंक्लूजन बता दे रहा है। केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके आइडिया को ठीक से समझना है। और आप देखें आपको जो विभिन्न प्रकार के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बताए हैं, आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। आपका एक फ्लो मेंटेन रहेगा आंसर में। आपको केवल ये करना है आपको केवल ये करना है कि आप लिखने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि शब्द नहीं है और मैं जानबूझकर आप आगे देखेंगे तो पीपीटी में आपको ठीक-ठाक कंटेंट पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत के जो मॉड्यूल्स हैं, उनमें जानबूझकर मैं बहुत कम रखता हूँ, ताकि जब तक आप आगे पहुँचे, जब तक आपको लिखा-लिखाया मैं आपको थाली में परोस के दूँ, उससे पहले आप खुद कोशिश करें। ताकि ऐसा ना हो कि जो मेरा तरीका है बोलने का, लिखने का, वही आप केवल फ़ॉलो करें। आप अपनी खुद की जो बौद्धिक क्षमता है, उसका भी इस्तेमाल करें। क्योंकि बार-बार मैं ये बता चुका हूँ कि क्वेश्चन जब आएँगे पेपर में, तो हमेशा नए प्रतीत होंगे। अब हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको आसान लग रहा है कि हाँ जी, समझ में आ गया, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हो सकता है कि आप मुश्किल फेस करें उस क्वेश्चन को समझने में। इसीलिए अभी से कांसेप्चुअल क्लैरिटी पे आप ध्यान दें। हाँ जी, आप अनेकों आप कह रहे हैं कि युद्ध और आपदा भी एकता ला सकते हैं। जैसा हमने चर्चा की, युद्ध की हमने बात की, हमने स्पोर्ट्स की भी बात की, तो ये केवल उदाहरण है। और आप ये देखें कि
जो मान लीजिए किसी युद्ध के कारण या आपदा के कारण जो एकता आ रही है, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो लिमिटेड टाइम के लिए है। अब कुछ समय पहले हिमाचल में आपदा आई थी, तो लोगों ने वहां पर हेल्प की, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए थी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थी। आप उसको उदाहरण के तौर पर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमेशा से किस लिए बना हुआ है, क्योंकि हमेशा से युद्ध नहीं हो रहे, है ना? जो युद्ध हो रहे हैं वो आपस में, क्योंकि हमारे बहुत सारे छोटे-छोटे आप देखेंगे कि राज्य थे भारत में, तो वो आपस में एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि हमें बड़ी पिक्चर, लार्जर पिक्चर देखनी है भारतीय समाज की। हाँ जी। हाँ जी, ये देखिए 2 बातें हैं समाजशास्त्र की जो पहले भी हमने चर्चा की, कि आप ये देखेंगे कि समाज के बारे में आपको सब कुछ पता है, आपको विविधता के बारे में पता है, आपको जाति व्यवस्था के बारे में पता है, परिवार के बारे में पता है, लेकिन जब प्रश्न आएँगे, क्योंकि मैंने यही प्रश्न पूछा था आपसे कि क्या जो आपकी सामान्य समझ है परिवार की, जाति व्यवस्था की, समाज की, क्या वो पर्याप्त है? और उत्तर उसका मैंने दिया था कि नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। आपको पता ज़रूर है, पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी की, समाज की, वो सीमित है, वो लिमिटेड है। इसलिए हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, ये आपका विगत वर्ष का प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया था 2017 या 18 में, शायद 17 में पूछा गया था। आपको ध्यान हो 2017 के समय पर टॉलरेंस को लेकर, सहिष्णुता को लेकर डिबेट चल रही थी। और यहां से आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा भारतीय समाज में विविधता में एकता के लिए। चलिए, तो यदि हम देखें उस समय पर टॉलरेंस को लेकर, सहिष्णुता को लेकर डिबेट चल रही थी कि क्या भारतीय समाज, क्या समकालीन भारतीय समाज में सहिष्णुता है कि नहीं? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय समाज में अब उतनी सहिष्णुता नहीं रही है, लोगों में उतनी टॉलरेंस नहीं है, और वहीं दूसरा पक्ष कह रहा था कि बिल्कुल टॉलरेंस है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आया, वो नेगेटिव जो एस्पेक्ट है, जो डिबेट है, उस पर ना पूछकर उसने प्रश्न वही सहिष्णुता पर पूछा, लेकिन प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछा कि सहिष्णुता और प्रेम की भावना न केवल प्राचीन काल से भारतीय समाज की एक विशेषता रही है, बल्कि वर्तमान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चर्चा कीजिए। जिसको सहिष्णुता नहीं समझ में आया, टॉलरेंस मतलब एक दूसरे के विचार को लेकर, जाति को लेकर न्यूट्रल होना। ऐसा नहीं होना कि उसके विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, तो उसके वजह से लड़ाई करना, झगड़ा करना, नहीं। आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम भाव के साथ, एक साथ इसी समाज में, इसी जगह में रहना। चलिए, एक इस प्रश्न पे आने से पहले एक अच्छा प्रश्न पूछा है शेषमणि ने कि संविधान निर्माण से पहले एकता कैसे थी सर? दलितों का शोषण और वंचितों को यदि हम देखें, जनजातियों को देखें, तो उनका तो हमेशा से शोषण हो रहा था। तो हमने ये कहा कि वही कारक है। हमने कहा था कि जाति जो सबको एक साथ ला रही है, कि आप उत्तर भारत में देखें तो वहां पर भी आपको अ, उसी जाति के लोग मिलेंगे, वही दक्षिण भारत में आपको उसी जाति के लोग मिल जाएंगे। कि ब्राह्मण उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है। इसी प्रकार से यदि आप किसी अन्य जाति की करें, तो ज्यादातर जातियों के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। और कम से कम जो आपकी, हमने वर्ण व्यवस्था की बात की थी, जो 4 वर्ण हैं, वो तो आपको पूरे भारत भर में मिलेंगे। जातियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। तो आपने कहा कि शोषण रहा है, तो हमने यही कहा कि जो जाति व्यवस्था सबको एक साथ जोड़कर रख रही है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जाति में असमानता होने के कारण, जो जाति व्यवस्था का पदानुक्रम है, उसके कारण संघर्ष भी आपको देखने को मिलता है। तो वो हमने बिल्कुल कहा है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जैसा समाजशास्त्र में, कि आपके पास कोई फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि संविधान के आने से पहले भारतीय समाज एक था। हम केवल कुछ लक्षणों को देखकर ये कह सकते हैं कि एकता आपको दिखाई देती है। क्योंकि संविधान से पहले यदि आप कहें,
तो आपने बहुत सारी मूवमेंट देखी, नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम देखे उदाहरण के लिए। अब स्वतंत्रता संग्राम में आप देख रहे हैं कि पूरे भारत भर से लोग एक साथ इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। पर साथ ही साथ आप पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में के लोग एक साथ आ रहे हों। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियों के लोग अंग्रेजों का फेवर भी कर रहे थे, उनकी मदद भी कर रहे थे। जैसे जो आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति के बाद मार्शियल रेस यानी लड़ाकू कौम का कॉन्सेप्ट का सिद्धांत आपके अंग्रेजों ने दिया कि जो सिख हैं, जो राजपूत हैं, जो गुरके हैं, वो मार्शल रेस हैं, कि वो हमेशा से ही युद्ध में रहे हैं और वो बेहतर है। और उसका कारण सीधा-सीधा ये था कि यही वो कौम थी, यही वो जाति, धर्म, समुदाय के लोग थे, जिनने अंग्रेजों की मदद की। आपके जो क्रांति है 1857 की, उसका दमन करने में। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरा भारत भर हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा या एकता दिखी, नहीं। और जब हम बात करते हैं जैसे 1857 की क्रांति, तो जब उसके लक्षणों के बारे में हम सोचते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में सोचते हैं, तो हम कहते हैं कि पूरे भारत में नहीं था। इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस लिए नहीं कह सकते? क्योंकि पूरे भारत में नहीं था। केवल कुछ लिमिटेड आपके क्षेत्र हैं, वहां तक वो सीमित था। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये द्वैतता आपको हर चीज में दिखेगी। तो संघर्ष चाहे आप जाति के आधार पर ले लें, संघर्ष चाहे आप धर्म के आधार पर ले लें, संघर्ष चाहे आप संस्कृति जो अल्पसंख्यक है उनकी संस्कृति के आधार पर ले लें, हर जगह संघर्ष तो आपको दिखा है। जैसे पूरे भारत भर में जब हिंदी को थोपने की चेष्टा की गई, कोशिश की गई, तब आप देखते हैं कि जो आपके दक्षिण के राज्य हैं, उनने अपनी आवाज उठाई इसके विरुद्ध। बाकी राज्यों में आपको बहुत ज्यादा समस्या इसको लेकर नहीं दिखी। वहां पर बहुत ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं लिया। पर खास तौर पर तमिलनाडु में यदि आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मूवमेंट हुई, बहुत बड़ी सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट हुई हिंदी के थोपने के विरुद्ध। संविधान निर्माण से पहले की एकता राष्ट्रीय स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की एकता से कहीं मजबूत और दृढ़ थी, कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते। उसका कारण मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया। अच्छा, आपका प्रश्न भी पुराना है। उसका कारण बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि आप देख रहे हैं कि सभी लोग, पूरे भारत के लोग, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति वहां पर नहीं आ रहे एक साथ। तो हम उसको तोल नहीं सकते, हम उसको नाप नहीं सकते कि कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजों का जो राज्य है का शासन है, वो किस लिए बना रहा? क्योंकि भारतीय उनकी मदद कर रहे थे। इसीलिए वो बना रहा। क्योंकि जो उनका मान लीजिए पुलिस का सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम है, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें लोग कौन थे जो सर्व कर रहे थे? भारतीय सर्व कर रहे थे। इसी प्रकार से यदि आज हम देखें, तो हम एक तरफ तो कह सकते हैं कि सब भारतीय होने पर लोगों को गर्व है, सब कुछ ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप पाएँगे, जो आपके अलगाववादी हैं, अलगाववादी तत्व आज भी हैं, जो भारत से अलग होना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर हम एकता की बात करें, तो पहले से कहीं अधिक एकता है, क्योंकि अब जुड़ाव है। अब आपके पास बेहतर साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के। नहीं तो पहले आप सोच के देखिए, जो वनों में रह रहे थे, जो पहाड़ों में रह रहे थे, वहां तक वो कैसे आप उसको कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा थे, जब उनका कोई जुड़ाव ही नहीं था। आप देखते हैं जो आपकी जनजातियां थी, उनका सबकी संस्कृति बिल्कुल अलग अलग थी। और वो जनजातियों की संस्कृति में परिवर्तन कैसे आया, वो जनजातियों की संस्कृति कैसे बहुसंख्यकों की संस्कृति में मिल गई, जब अंग्रेजों ने रोड का, रेलवे का विस्तार करना शुरू किया, जब अंग्रेजों ने जो आपके फॉरेस्ट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काटना शुरू किया। तो आपको दोनों बात का ध्यान रखना है, दोनों तरीके से बता दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक स्टैंड नहीं लेना, आपको हमेशा बैलेंस रखना है। देखिए, आपको पहले तो समाजशास्त्र के नियम जो पहले दिन मैंने आपको बताए वो समझने होंगे। आपको एब्सोल्यूट बात नहीं करनी। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग भागीदार नहीं हैं आज एकता में। तो मैंने कहाँ मना किया? मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे रूप से आपको संघर्ष दिखता है। ये संघर्ष आपको पहले भी दिख रहा था, ये संघर्ष आज भी दिख रहा है। जाति को लेकर जो शोषित है उसका संघर्ष पहले भी था, आज भी है। तो उसको हम मना नहीं कर ले।
कर रहे, हमें ये देखना है कि क्या वो कारक हैं जो एकता को बनाए रख रहे हैं और जो एकता को तोड़ रहे हैं। और मे बी आपको शायद अभी नहीं समझ में आ रहा हो समाजशास्त्र कि समाजशास्त्र में कैसे प्रोसीड करते हैं, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारी मीडिया में जिस प्रकार से चीज़ों को दिखाया जाता है, जिस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन पर, व्हाट्सऐप पर, फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप चीज़ें देखते हैं, तो शायद उससे आपके विचार ज़्यादा शेप होते हों। और मैं ज़्यादातर लोगों के लिए तो नहीं कहूँगा, पर काफ़ी लोगों का दिखता है कि उनके जो विचार हैं, वो मास मीडिया से ज़्यादा वो शेप हो रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं और जिस एग्ज़ामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर हमें उस प्रकार से नहीं करना। क्योंकि आप कहीं न कहीं कोशिश कर मेंस में, मुख्य परीक्षा में अपना जो बायस है, आपका जो झुकाव है किसी एक चीज़ के प्रति, उसको आप छुपा सकते हैं, पर आप इंटरव्यू में नहीं कर पाएँगे। जब पैनल में लोग सामने बैठे होंगे और जब वो प्रश्न पूछेंगे, तब झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यदि आप झूठ बोलेंगे तो अपने एक्सपीरियंस से वो साफ पकड़ लेंगे। इसी प्रकार से मुख्य परीक्षा में आपको उत्तर लिखना है 7 से 8 मिनटों में। जैसे हम एथिक्स नीति शास्त्रीय पेपर की बात करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी आलोचना ये होती है कि भई आप कुछ 20 प्रश्न लिखवाकर आप कैसे तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति एथिकल है कि नहीं? लेकिन जब आप देखेंगे कि आपको 7 से 8 मिनट में एक प्रश्न लिखना है, वहाँ पर आपको सोचने का बहुत ही लिमिटेड टाइम है। वहाँ पर आप बार-बार कोशिश करके नहीं अपने विचारों को बदल सकते, और कहीं न कहीं 2, 3, 4 प्रश्न के बाद अंततः आप लिखेंगे वही जो आपके मन में है, जैसे आप सोचते हैं। और हाँ, हालाँकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर सही या गलत उत्तर नहीं है, लेकिन आपकी अप्रोच, आपका दृष्टिकोण ज़रूर पता चल जाता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि एथिक्स में एवरेज मार्क्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब पेपर 4 की बात आती है नीति शास्त्र की, या तो आप पाएँगे स्कोर है 100 से कम, या फिर आप पाएँगे वो है 120, 130 से ज़्यादा। वो जो एवरेज स्कोर है 100 का, वो आपको बहुत रेयरली किसी का दिखता है। वो इसीलिए है क्योंकि आपका दृष्टिकोण वहाँ पर उनको पता चल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए आईपीसी को समान भारतीय दंड संहिता का नाम दिया जा रहा है। उसमें कुछ 50 के करीब आपके अमेंडमेंट भी हो रहे हैं इन तीनों बिल में, जो आज आपको अखबार में मिला। जो विंटर सेशन में आपकी चर्चा होगी, लेकिन आप ये देखें कि ये थोपना नहीं है, क्योंकि आईपीसी पहले भी था, सभी के लिए समान रूप से लागू था। उसमें अमेंडमेंट करना, उसमें बदलाव करने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब अपने प्रश्न पर आते हैं। काफ़ी चर्चा हो गई एकता और विविधता को लेकर। स सहिष्णुता और प्रेम की भावना न केवल प्राचीन काल से भारतीय समाज की एक दिलचस्प विशेषता रही है, बल्कि यह वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसकी हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रश्न ने बोला कि प्राचीन काल से भी एक विशेषता रही है। तो आपको ये बताना है कि प्राचीन काल से कैसे